ऐसे ही का तमाम ये संबोधि माल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मनी सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ की तरह आपकी जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें और उनका विश्लेषण लेकर के हाजिर हैं हम। और हर रोज़ की तरह उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मई 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम पे, लेकिन उससे पहले जरा जान लेते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या कुछ रहने वाला है खास। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। सबसे पहले बात करेंगे, क्या सुरक्षित है आपका खाना? क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि एक खास तौर से एक आंकड़े सामने आए हैं। क्या है वो आंकड़े, विस्तार से करेंगे चर्चा। 5G में क्या छिड़ेगी टैरिफ की जंग? जी हाँ, अब हो सकता है कि आपका मोबाइल जो है, टैरिफ जो है वो महंगा होता हुआ वो दिखाई दे। क्यों कह रहे हैं, डिटेल में बातचीत करेंगे। SBI आखिर में इतना महंगा कर्ज क्यों ले रहा है, करेंगे विस्तार से चर्चा। US फेड के फैसले का मतलब क्या है? ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जो कहा गया है उसके मायने लंबी अवधि में क्या होंगे, छोटी अवधि में क्या होंगे, बताएंगे आपको। चावल खरीद में खराब हुई है सरकार की बोहनी। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, बताएंगे थोड़ी देर में आपसे आपको। और क्या गांव बिगाड़ेंगे चुनाव? जी हाँ, ये महत्वपूर्ण खबर है। विस्तारपूर्वक बड़ी खबर में इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड FSSAI के फूड सेफ्टी इंडेक्स में अधिकतर बड़े राज्यों की रैंकिंग में 2019 के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट महाराष्ट्र की हुई है, जिसे फूड सेफ्टी इंडेक्स में सिर्फ 45 अंक मिले हैं। 2019 में महाराष्ट्र का स्कोर 74 था। इस इंडेक्स में बिहार ने सिर्फ 20.5 का स्कोर किया है, जो 2019 में 46 हुआ करता था। इसी तरह गुजरात, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों की रैंकिंग भी गिरी है। सर, इतनी हालत ख़राब क्यों हो गई फूड सेफ्टी को लेकर? विपुल, फूड सेफ्टी इंडेक्स की खबर हमने सबसे पहले इसलिए शामिल की इस कार्यक्रम में क्योंकि दिवाली का मौसम है। आमतौर पर इस मौसम में भारत में बाहर से खाने की खरीदारी बाहर होती है, और भारत में बाहर खाना खाने का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, आउटडोर कैटरिंग और आउटडोर फूड का। इसलिए ये आंकड़ा बहुत ज़रूरी है। भारत में FSSAI इस सूचकांक को जारी करती है और ये बताती है कि आप जिस राज्य में जहाँ जो खाना खरीद रहे हैं, ये जो स्ट्रीट पर खरीद रहे हैं या रेस्टोरेंट में खरीद रहे हैं, वो वास्तव में कितना सुरक्षित है, और सबके लिए जानना ज़रूरी है। FSSAI ने अपनी सूचकांक को बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया था। इसके पैमाने बदले थे, और उस पैमानों में जो फूड सेफ्टी के कंप्लायंस के जो नियम हैं, उनका वेटेज सबसे ज़्यादा कर दिया गया था। करीब करीब 28 का वेटेज दिया गया था 100 के सूचकांक में उन कंप्लायंस के नियमों का। इसके अलावा कितना सही सूचना देती है कोई कंपनी या कोई विक्रेता उपभोक्ताओं को। भारत में अधिकांश लोगों को बाजार में बने हुए कुक्ड फूड के में इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। जो आप रेस्टोरेंट से खाना खरीदते हैं या जो मिठाई खरीदते हैं, उसमें क्या मिलाया गया, कौन सी चीज़ डाली गई, क्या कलर का इस्तेमाल किया गया। पैक्ड फूड पर भी तो थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स आपको पता रहते हैं, पर जो आपको बना हुआ खाना मिलता है उसमें क्या है पता नहीं चलता है। इसके अलावा और भी आंकड़े डाले गए, तो इसकी जो जानकारियाँ निकली हैं चौंकाने वाली हैं। महाराष्ट्र काफ़ी बुरी तरह, महाराष्ट्र की स्थिति काफ़ी ख़राब हुई है। महाराष्ट्र में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता इस सूचकांक के हिसाब से तेज़ी से गिरी है। गुजरात की परिस्थिति 73 से घटकर 2019 में लगभग आधी रह गई है, 48 के आसपास है। गुजरात में खाने की गुणवत्ता इतनी गिरी है। बिहार 46 पे सूचकांक में था, 20 पर आ गया है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी खाने की गुणवत्ता में लगभग आधी 50% की गिरावट आई है। ये खबर ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब आप जब भी बाहर कहीं खाना खरीद रहे हो तो ध्यान रखिए कि आपके राज्य के खाने की गुणवत्ता गिर रही है। खरीदने में थोड़ी सतर्कता बरतें। त्योहारी मौसम है, तो जब भी बाहर जाएं तो ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो आपका प्रभावित हो सकता है इनसे। दिग्गज टेलीकॉम कंपनी एयरटेल का कहना है कि देश में टेलीकॉम टैरिफ की दरें काफ़ी कम है और उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। भारतीय एयरटेल के CEO गोपाल विट्ठल ने बुधवार को ये बयान दिया। एयरटेल की तरफ से आए इस बयान के बाद आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में टेलीकॉम दरें महंगी हो सकती हैं। हालांकि एयरटेल से पहले रिलायंस जियो ने साफ कर दिया है कि फिलहाल टेलीकॉम दरों को बढ़ाने को लेकर के उनकी कोई भी योजना नहीं है। सर, जियो का बयान आया, लेकिन अब एयरटेल के बाद क्या मान के चलें कि फिर से टैरिफ वॉर शुरू होने वाला है? कुछ बड़ा दिलचस्प हो रहा है टेलीकॉम बाजार में। टैरिफ वार वैसे भी ये बाजार डुओपली है, दो कंपनियों के पास पूरा बाजार है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि एयरटेल चुनाव तक शायद सरकार के दबाव में या किसी वजह से टैरिफ बढ़ाने से हिचकेगी। ऐसी बात बार बार कही जा रही थी, क्योंकि मोबाइल दरों में पिछले 3 साल के दौरान भारत में काफ़ी तेज़ बढ़ोतरी हुई है हर स्तर पर। आप अगर भारत में एंट्री लेवल प्लान देख लीजिए तो एंट्री लेवल प्लान की कास्ट बढ़ते बढ़ते अब
3 अंकों में पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में 5G के टैरिफ बढ़ाने पर थोड़ी संभावना कम दिखाई दे रही थी, लेकिन एयरटेल की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि वो बाजार में अब 5G का टैरिफ महंगा करेगी। और दूसरी तरफ इससे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, जियो की तरफ से कहा गया था कि वो टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं करेगी। तो अब वो 5G का पूरा बाजार अब उस स्थिति में आ गया है जहां एक किस्म की टैरिफ वार जो कि भारत में देखने को इससे पहले भी मिली, वो शुरू होती दिखाई दे रही है। इस पूरी वार में एक दिलचस्प बात यह है कि 5G का बड़ा बाजार एयरटेल के पास है। एयरटेल की सर्विस GSM बेस्ड है, जिस पर 5G सर्विसेज थोड़ी बेहतर ढंग से परफॉर्म करती हैं। हालांकि भारत में 5G सर्विस की गुणवत्ता ओवरऑल बहुत ख़राब है। भारत के अधिकांश इलाकों में 5G नहीं है, उसे 4G जैसे नेटवर्क की सुविधा मिलती है, बहुत अच्छी स्पीड नहीं है, लेकिन फिर भी एयरटेल के 5G सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ अच्छी है। जियो इस बाज़ार के अंदर जो खासतौर से हाई वैल्यू सब्सक्राइबर हैं, जो प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं, जो बेहतर 3,000, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये महीने का बिल दे सकते हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो जियो की कोशिश होगी 5G सस्ता रखा जाए, एयरटेल की कोशिश होगी 5G महंगा किया जाए और बेहतर गुणवत्ता दी जाए। ये परिदृश्य बाजार में आने वाले समय में हमें दिखाई देगा। इधर देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने कारोबार की ग्रोथ के लिए बॉन्ड बिक्री के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये रकम 15 साल की अवधि के लिए जारी बॉन्ड से जुटाई गई है और बॉन्ड का कूपन रेट 7.81% रहा है। SBI की तरफ से इतने महंगे ब्याज पर कर्ज उठाने से ऐसे संकेत जा रहे हैं कि लंबे समय तक कर्ज की दरें ऊपरी स्तर पर बनी रह सकती हैं। सर, इतना महंगा कर्ज SBI को उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? 15 साल का कर्ज है, जिसमें 10 साल का पहला कॉल ऑप्शन है, लगभग 8% के आसपास की ब्याज दर है। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि देश का प्रमुख बैंक, एक तो इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, उसे पूंजी की जरूरत है जो सरकार उसे नहीं दे रही, और दूसरा वो बाजार से इस महंगे ब्याज दर के बीच में कर्ज ले रहा है। यानी अगर आप ये माने कि भारत में ब्याज दरों में कमी होगी और कमी अगले साल से शुरू हो जाए और ब्याज दरें कम हो जाए, तो SBI को इस बॉन्ड की या इस बारोइंग की सर्विसिंग करने में बेहद मुश्किल आएगी, क्योंकि उस समय ब्याज दरें कम होंगी। और इसका संकेत इसलिए बिल्कुल सही है, जैसा आपसे विपुल ने कहा, कि बाजार SBI ये मान रहा है कि अब दुनिया में ऊंची ब्याज दरों का दौर जल्दी खत्म नहीं होगा, और इसलिए जब 7%, 6.5% के आसपास की FD रेट दी जा रही है, तो बाजार भी SBI को कर्ज देने के लिए 7 से 8% की दर दे रहा है। तो 15 साल के इस बॉन्ड का संकेत यह है कि बैंक को ये नहीं लगता कि अब वो पुराने रेपो के दिन लौटेंगे, जबकि 3%, 4% के आसपास, 5% के आसपास की ब्याज दरें होती थी। और ये केवल SBI अकेला नहीं है, इससे पहले इस साल के दौरान बहुत सारे बैंक, प्राइवेट सेक्टर के और सरकारी बैंक अलग अलग मौक़ों पर टायर 1 कैपिटल के लिए बाजार से महंगे दर पर 8% पर, 7.5% पर कर्ज ले चुके हैं। इधर सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और अन्य IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट की मंजूरी के लिए अब तक मिले 110 आवेदन को मंजूरी दे दी है। इंपोर्ट की मंजूरी पाने वाली कंपनियों में डेल इंटरनेशनल सर्विसेज, APL इंडिया, HP इंडिया, लेनोवो, आसूस, IBM, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, Xiaomi, सिस्को, सीमेंस और बॉश जैसी तमाम कंपनियां शामिल हैं। सरकार ने IT हार्डवेयर इंपोर्ट पर निगरानी के लिए इंपोर्ट आवेदन ज़रूरी किया हुआ है। सर, आखिर में खोलना ही पड़ा लैपटॉप आयात को लेकर। आपने बहुत पहले जो हम लोगों ने इस पर बातचीत भी की थी मनी सेंट्रल में ही, तो क्यों ऐसा उलटना पड़ा सरकार? अंततः देखिए, सारी चीज़ें घूमकर वहीं आ गई, सरकार को मानना पड़ा और अब आयात के लिए सारी प्रमुख कंपनियों के इंपोर्ट के लाइसेंस मंजूर कर दिए गए। ये पूरी जो कोशिश पिछले 3-4 महीने में की थी, अचानक सरकार निर्यात आयात रोकना चाहती थी, वो सफल नहीं हुई। लेकिन इसे लागू करते हुए सरकार ने एक नया इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कहा है कोट एंड कोट की एक इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो लैपटॉप और डेस्कटॉप और बाकी इक्विपमेंट्स आएंगे उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ये देखा जाएगा कि वो किस स्रोत से आ रहे हैं और इनका असर भारतीय बाजार पर कितना पड़ रहा है। कोशिश ये थी शायद कि चीन से आने वाले आयात को रोका जा सके। निशाना और लक्ष्य चीन था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सरकार की बड़ी मुहिम अचानक औंधे मुँह गिरी और फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी दबाव के कारण इसे वापस लेना पड़ा। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत ने पिछले 4 साल में अपनी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको PLI स्कीम कहा जाता है, उस पर खूब पैसा दिया है, कंपनियों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। लेकिन जब से ये स्कीम आई है विपुल, तब से भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। यानी हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे थे और आयात निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। इधर कॉस्मेटिक कंपनी ममाअर्थ के IPO में निवेश को लेकर कई म्यूचुअल फंड्स की सोशल मीडिया पर खिंचाई हो रही है। IPO में एंकर निवेशकों के लिए आवंटित कुल शेयरों में से करीब 1/3 पर म्यूचुअल फंड कंपनियों ने दांव खेला है।
कई दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इस आईपीओ में निवेश किया है। सबसे ज़्यादा निवेश निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड का देखने को मिला है। सर ये तो ठीक है, म्यूचुअल फंड ने पार तो करा दिया, पूरा हो गया सब्सक्राइब, लेकिन प्रतिक्रियाएं बहुत ख़राब मिल रही हैं। तमाम निवेशकों की तरफ से वैल्यूएशन महंगी बताई जा रही है। क्या इसका हश्र क्या होने वाला है? ये भी एक और स्टार्टअप कंपनी है जिसको लेकर बाजार ने, भारत के शेयर बाजार ने काफ़ी तीखी और निगेटिव प्रतिक्रिया दी। लगातार भारत के ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने इसे या तो अवॉइड करने की सलाह दी कि इस आईपीओ में निवेश न किया जाए, और या ये कहा कि इस पर अपना ओपिनियन न्यूट्रल रखा। बहुत ही कम ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस थे जिन्होंने इसको खरीदने की सलाह दी। दो बड़ी वजह थी। एक तो बाजार हाथ क्या अपना कंधा जला चुका है जोमेटो, नायका के और पेटीएम के स्टॉक्स में, उसमें इन स्टार्टअप कंपनियों ने बेहद नुकसान कराया। इनके वैल्यूएशन की गणित जिस फार्मूलों पर स्थिर पर बनती है, वो फार्मूले बाजार को समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि बाजार में तो प्रिंट्स और नंबर दिखाई देते हैं। दूसरी बात ये कि आईपीओ कंपनियों के बारे में, स्टार्टअप कंपनियों के आईपीओ के बारे में एक बात बाजार में स्थापित हो चुकी है कि जब आईपीओ आना होता तब इनके नतीजे और इनके नंबर्स बेहद चमकते हुए दिखाई देते हैं, और जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो जाता है उसके बाद परिस्थितियां गिरना शुरू हो जाती हैं। हमने जोमेटो में भी यही देखा, नायका में भी देखा, यही पेटीएम में देखा, और इसलिए मामाअर्थ के मामले में अब सारे ब्रोकर से मान रहे थे कि जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं आईपीओ में, ये नंबर आगे सस्टेन नहीं रहने वाले हैं इस कंपनी के को लेके। लेकिन इसके बाद भी जो चौंकाने वाली बात थी, और जो बात भारत के निवेशकों के लिए भी ये थोड़ी रहस्यपूर्ण है, कि जिस एक आईपीओ को भारत के ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस, ज़्यादातर विशेषज्ञ नकार रहे थे, उसे म्यूचुअल फंड्स ने आम निवेशकों के पैसे से खरीद लिया। म्यूचुअल फंड्स में निपॉन ने, आईसीआईसीआई ने, एबीसीएल ने, व्हाइट ओक ने, एक्सिस ने, रिटायरमेंट सेविंग फंड्स ने, इसने एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पर इसमें ठीक ठाक हिस्सेदारी खरीदी है। निपॉन ने 41 करोड़ रुपए का एलोकेशन लिया है, आईसीआईसीआई ने करीब 5 करोड़ रुपए का एलोकेशन लिया है। तो यानी ये मामाअर्थ का इशू आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए तो पार हो गया, लेकिन ये जो इसकी वैल्यू है करीब 300 से 400 रुपए के आसपास की, 308 से 324 रुपए का जो प्राइस बैंड है इसका लिस्टिंग के बाद ये पता चलेगा कि ये कंपनी क्या उसी हश्र में पहुंची जिस हश्र में हमने जोमेटो और नायका को शुरुआत में देखा था, या फिर कंपनी वास्तव में जिस नीश मार्केट को टारगेट कर रही है वहाँ उसके पास मुनाफा कमाने का पैसा है कि नहीं है। फिलहाल माना जा रहा है कि इस वैल्यूएशन पर मामाअर्थ की, इस प्राइस बैंड पर मामाअर्थ की वैल्यूएशन करीब 99 से 104 बिलियन अरब रुपीज़ के आसपास होनी चाहिए। और यहाँ पे सर ये अच्छी बात यह है कि ठीक है पार तो हो गया, लेकिन अभी मैं चूँकि लेटेस्ट अपडेट देख रहा था कि रिटेल का हिस्सा बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब हुआ, तो रिटेल निवेशक कम से कम बच गए कि वो कम से कम वो उन्होंने समझदारी दिखाई है। हाँ, तो रिटेल ने सुन लिया और रिटेल ने ये बात विशेषज्ञों की सुन ली, और चूंकि रिटेल निवेशक पेटीएम, जोमेटो और नायका में अपनी उंगलियां जला चुके थे, तो उन्होंने मामाअर्थ से अपनी दूरी बना ली, और आमतौर पर इशू सब्सक्राइब कराने के लिए जो पूरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जाती है उसमें म्यूचुअल फंड की मदद से इसे पार कर लिया गया। अब इस बात की निगाह है कि लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक कहाँ खड़ा होता है। और दूसरी एक और चीज़ है कि इन कंपनियों में एक और बड़ा दौर आता है 6 महीने 8 महीने बाद, जब इनके एंकर इन्वेस्टर्स एग्जिट करना शुरू करते हैं। हमने अभी हाल में आईपीओ स्टॉक्स में देखा, जब एंकर इन्वेस्टर्स ने एग्जिट करना शुरू किया, पेटीएम से देखिए सारे बड़े स्टार्टअप इन्वेस्टर भी बाहर हो गए। और आपको बता दें कि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मामाअर्थ के आईपीओ में क्या करना चाहिए, अगर आपने निवेश कर दिया है, आप कंफ्यूज में हैं कि लिस्टिंग गेन लेकर के निकले, या लिस्टिंग गेन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बाद में लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए कि नहीं, तो हर रोज़ दोपहर 1:45 पे हमारे खास सेगमेंट वाह के आईपीओ के जरिए हमारे साथ जुड़िए मनी 9 पे, और समझिए कि आईपीओ बाजार में इस समय क्या कुछ चल रहा है। इधर म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश की जानकारी को आसान बनाने के लिए कैपिटल मार्केट सेबी ने म्यूचुअल फंड के ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को सरल बनाने का फैसला किया है। सेबी के इस कदम का मकसद निवेश से जुड़ी जरूरी जानकारी को आसान भाषा में निवेशकों तक पहुंचाना है। सेबी की तरफ से किया गया ये बदलाव अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। अब सर ये नए कौन से प्रावधान जोड़े जा रहे हैं सेबी की तरफ से? ये बहुत अच्छा काम हो रहा है विपुल, पूरे बीएफएसआई इंडस्ट्री में, चाहे वो बीमा हो या म्यूचुअल फंड हो, कि ये जो इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट हैं इनके बारे में निवेशकों को जानकारी देने में सरलता का आग्रह बढ़ रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है। इसको लगातार हम मनी 9 में इस बात पर आग्रह करते रहें, बताते रहें कि इतने महत्वपूर्ण प्रोडक्ट जिसमें लोग अपनी बेहद कीमती बचत लगाते हैं, उसके बारे में कुछ भी पढ़कर समझ में नहीं आता। सेबी के जो नए नियम आए हैं म्यूचुअल फंड के ऑफर डॉक्यूमेंट के लिए, उसमें अब एक नए तरीके का प्रारूप तय किया गया है, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनी को स्कीम की समरी बतानी होगी,
शुरुआत में ही अपने इन्वेस्टर को और बहुत आसान ढंग से बतानी होगी। कितनी आसान होगी जब वो आएगी तो देखेंगे और उसका विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे कि उसमें उसको कितना आसान बनाया गया, जिसमें 3-4 चीज़ें हाईलाइट करनी होंगी उस म्यूचुअल फंड कंपनी को। उसे ये बताना होगा कि इस स्कीम का बेंचमार्क क्या है, इसको लाने का जस्टिफिकेशन क्या है, कंपनी क्यों ये म्यूचुअल फंड स्कीम एएमसी म्यूचुअल फंड स्कीम क्यों लेकर आ रही है, और किस बेंचमार्क इंडेक्स की को आधार बनाकर इस स्कीम को तैयार किया गया। और इसके साथ एक कंपैरेटिव डेटा भी अलग उस क्षेत्रों में बाकी स्कीमों के बारे में रिफ्लेक्ट करना होगा और बताना होगा कि ये इसके बेंचमार्क्स क्या थे। इससे कम नए निवेशक को किसी एनएफओ में निवेश करते समय वो बेसिक जानकारी तो मिली जाएगी जिसे वो समझ नहीं पाता और अचानक बाजार में आने वाले किसी भी एनएफओ में पैसा लगा देता है। तो सरकार ने भारतीय कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ विदेशी शेयर बाजारों में लिस्ट होने की अनुमति दे दी है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी कंपनी कानून में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है और मौजूदा समय में स्थानीय कंपनियां विदेशों में अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट यानी कि एडीआर और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट यानी कि जीडीआर के जरिए सूचीबद्ध की जाती रही हैं। गौरतलब है कि 13 अक्टूबर को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा था कि मंत्रालय कंपनियों को प्रत्यक्ष तौर पर विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने के लिए नियम तैयार करने के लिए संभावित पात्रता मानदंड सहित विभिन्न पहलुओं को लेकर के विचार कर रहा है। सर, ये एक बड़ा कदम होगा अगर होता है तो, और ये क्या करने जा रही है सरकार? सरकार की तरफ से इस बात का संकेत तो दिया गया कि कंपनी कानून में बदलाव करके अब भारत की कोई भी कंपनी डायरेक्टली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लिस्ट हो सकती है। इसका रास्ता खोला गया, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि सरकार की तरफ से भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सी कंपनियां और किस क्लास की सिक्योरिटीज़, कौन से इंस्ट्रूमेंट लिस्ट हो सकेंगे। दूसरा ये नहीं बताया गया कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, किन ज्यूरिडिक्शंस में लिस्टिंग के यूएस में और यूरो यूरिडिक्शन में इसके लिस्टिंग के नियम क्या होंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय कंपनियों के लिए धीमे धीमे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सीधी लिस्टिंग के रास्ते खुलना शुरू हो गए हैं। चलिए, तो अब इस बीच अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से पॉलिसी दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है और ब्याज दरों को 22 साल के ऊपरी स्तर पर बरकरार रखा है। फेडरल रिजर्व ने लगातार दूसरे महीने ब्याज दरों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। अमेरिका में ब्याज दर 5.25 से 5.5% पर बनी हुई है, जो कि 2001 के बाद सबसे ऊपरी स्तर देखने को मिल रहा है। सर, फेडरल रिजर्व के फैसले इस बारे में तो काफ़ी हद तक सहमति थी कि शायद फेड जो है इस बार रेट नहीं बढ़ाएगा। कमेंट्री पे सबकी नज़रें थी, क्या कुछ खास रहा उस कमेंट्री पे? लोग, ये बात बिल्कुल सही है विपुल आपकी कि मार्केट को पता था कि फेडरल रिजर्व इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, पॉज रहेगा जिसकी संभावना थी। पर इस बात पर निगाहें थी कि जेरोम पावेल जो कि फेडरल रिजर्व के मुखिया हैं, वो ब्याज दरों के भविष्य के बारे में, रुख के बारे में क्या कहते हैं। लोग ये सुनना चाहते थे, कान लगाए, कि जेरोम पावेल बस ये कहते हैं कि अब इसके बाद हम यहाँ आकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को खत्म कर देंगे, रोक देंगे। और वही बात फेडरल रिजर्व के मुखिया ने स्पष्ट रूप से नहीं कही। उसे तमाम शर्तों के साथ कि अगर महंगाई कम हुई, अगर परिस्थितियां ठीक हुई तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को रोका जाएगा या उसे घटाया जाएगा। और इसलिए बाजार को, हालांकि ये तो राहत थी कि इस बार बढ़ोतरी नहीं हुई, पर बाजार को कोई स्पष्ट दिशा न मिलने के कारण थोड़ा दबाव भी महसूस हुआ। जो इस बैठक से बाहर निकला और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे बात स्पष्ट है कि शायद फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी करेगा। अब आप थोड़ा पीछे चलिए और पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अमेरिकी बाजार से आए हुए आंकड़े देखिए। अमेरिका में अर्थव्यवस्था की विकास दर अच्छी है, बेरोजगारी की दर में कमी आ रही है, कंज्यूमर डिमांड में बढ़ोतरी है। यानी अमेरिका के हाल फिलहाल के इतिहास की सबसे ऊंची बॉन्ड यील्ड के बाद, सबसे ऊंची ब्याज दरों के बाद, 5% से लेकर 5.5% के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई को रोकने की पूरी मुहिम फेडरल रिजर्व की सफल होती नहीं दिख रही। साल भर हो गया अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई को 2% पर रोकने का लक्ष्य रखा गया और 2% तक आए बिना फेडरल रिजर्व के मुखिया ब्याज दरों में कमी का कोई भी ऐलान नहीं कर सकते, उसकी वापसी का रास्ता नहीं बता सकते। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लगभग यही स्थिति भारतीय बाजार में भी दिखाई दे रही। और इसलिए बाजार को इस बात से निराशा हुई कि फेडरल रिजर्व ने कहा कि हम इस लेवल पर नहीं पहुँचे। उनके शब्द ये थे कि हम अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि हम उस प्लेटो स्थिति में पहुंच गए हैं जहां से हम
वापसी शुरू कर सकते हैं ब्याज दरों में कमी के लिए। तो इसलिए बॉन्ड यील्ड भी ऊंची रहेंगी और ब्याज दरों में भी ऊंचे में एक और बढ़ोतरी की संभावना बनती दिख रही है। तो ये हम मान के चलें भारतीय बाजारों में भी अब 2024 से पहले कोई किसी तरह की कटौती तो संभव नहीं होगी। भारतीय बाजार में भी नहीं लगता ब्याज दरों में कटौती की कोई संभावना है, क्योंकि भारत में तो महंगाई के दबाव थोड़े और ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं, भी आगे भी बताएंगे। अनाज उत्पादन के आंकड़े जो आए हैं वो खुदरा महंगाई को बढ़ाने वाले हैं। इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ रही है, रुपए में तेज गिरावट है, तो सारा आयात बढ़ रहा है। तो आरबीआई भी यहाँ एक कोशिश करेगा कि बढ़ोतरी ना की जाए, स्थिरता बनाकर रखे, पर जो रिटर्न है, जो जहाँ से मार्केट वापस लौटता है ब्याज दरों का, वो अभी साल भर तक उस तरफ जाने की गुंजाइश नहीं दिखती। और शायद यही वजह रही कि भारतीय शेयर बाजार काफ़ी मजबूती के साथ खुले थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं लगातार प्रेशर जो है वो सेलिंग का देखने को मिल रहा है। इधर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव बना हुआ है। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। बुधवार को प्रति डॉलर रुपया 83 रुपये 33 पैसे पर बंद हुआ था। गुरुवार को भी डॉलर के मुकाबले रुपए पर दबाव बना हुआ है। रुपए की इस गिरावट की वजह से देश में आयातित वस्तुओं की महंगाई ऊपरी स्तर पर बनी रह सकती है। सर, आगे रुपए की स्थिति को लेकर क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? अब जेरोम पावल ने तो कल की ब्याज दरों में पॉज के बाद इस तरीके का संकेत नहीं दिया कि ब्याज दरें कम होंगी, और इसलिए डॉलर की मजबूती और डॉलर इंडेक्स की ऊंचाई सामने दिखाई देती रही, और उसके प्रोपोर्शन में हम रुपए में तेज गिरावट लगातार देख रहे हैं। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि अगर ब्याज दरें यही ऊंची रहती हैं अगले एक साल तक, तो रुपए में हमें गिरावट के रहकर और भी दौर आते दिखाई देंगे। बाजार 84 रुपये का, 83-90 का, 84 रुपये के आसपास के डॉलर के संकेत दे रहा है। अब यहाँ आरबीआई की दुविधा ये कि आरबीआई इस बाजार में कब तक और कैसे इंटरवीन करेगा। रुपए की गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने पिछले 3-4 हफ्तों में काफ़ी डॉलर बेचे हैं, और इसलिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 3 हफ्तों से कमी भी आ रही। जो आंकड़े आ रहे हैं वो हमें ये बताते हैं। अब यहाँ पर रिजर्व बैंक को या तो ब्याज दरों के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी ब्याज दरों को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, और अगर वो नहीं संभव है तो फिर रुपए पर दबाव बना रहेगा। रुपए को कमज़ोर करने वाली दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर स्टॉक मार्केट है, जहाँ से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो अगर आप रुपए को केंद्र में रखकर दुनिया की आर्थिक अर्थव्यवस्था में जो बदल रही गतिविधियां उनको देखने की कोशिश करें, तो रुपए पर 3 तरफ से दबाव है। पहला दबाव ये कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स ऊंची हैं, ब्याज दरें ऊंची हैं, भारत हैं, इसलिए डॉलर मजबूत है, और डॉलर मजबूत है तो उसकी तुलना में रुपया कमजोर है। दूसरी चीज़, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड ऊंची है, इसलिए विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से बेहतर रिटर्न अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में हासिल कर रहे हैं, और इसलिए भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि कच्चे तेल की कीमतें 87, 88, 89, 90 के आसपास हैं, और अब इजराइल के वार में नए मोर्चे खुल रहे हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर काफ़ी बड़ी गतिविधियां हुई हैं, जिसमें कई सारे देशों ने अलग अलग तरीके से फिलिस्तीन को समर्थन देना शुरू किया है, और इसका असर भी कच्चे तेल की कीमतों में महंगाई के तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये सारा हिस्सा वापस लौटकर रिजर्व बैंक की महंगाई की चुनौती को और बढ़ाएगा, क्योंकि भारत कच्चे तेल के लिए, दाल के लिए, खाद्य तेल के लिए, कोयले के लिए, इन सब के लिए आयात पर निर्भर है, और उनका सबका इंपोर्ट महंगा हो रहा है। और इधर महंगाई की और भी बात कर लें, और खरीफ सीजन में धान की कम उपज का असर चावल की सरकारी खरीद पर अब पड़ रहा है। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के दौरान देश में कुल 103.53 लाख टन चावल की सरकारी खरीद हुई है, जो पिछले साल अक्टूबर में हुई खरीद के मुकाबले करीब 9% कम है। पिछले साल अक्टूबर में 114 लाख टन से ज़्यादा चावल की खरीद हो गई थी। इस साल पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड में चावल की खरीद पिछड़ी है, जबकि हरियाणा में खरीद पिछले साल से आगे है। देश में इस साल खरीफ सीजन में चावल उत्पादन करीब 42 लाख टन घटने का अनुमान है। सर, धान की घटती खरीद के क्या कुछ मायने निकाले गए? देखिए, वही हो गया जिस बात का डर था। सरकार को पता था कि जिस दिन वो ये सच बताएगी कि अनाज उत्पादन का आंकड़ा पिछले साल से खराब रहने वाला है, या खराब मानसून का, एल निनो का असर होगा, उसी दिन खाद्य बाजार उसके हाथ से फिसल जाएगा, और वैसा ही हुआ। जैसे ही भारत में पहली बार ये आंकड़ा जारी किया गया कि खरीफ में अनाज उत्पादन में चावल के, खासतौर से चावल के उत्पादन में पैडी के उत्पादन में 42 लाख टन की कमी होने वाली है, सरकारी कांटों पर धान पहुंचना बंद हो गया। और सरकारी प्रमुख बाजारों में, जहां से भारत में सबसे ज़्यादा सरकार अनाज की खरीद करती है, जिसमें पंजाब से होती है, तमिलनाडु, उत्तराखंड, इन सारी जगह किसानों ने धान बेचना कम कर दिया। याद कीजिए, वो दौर अभी से कुछ महीने पहले का मार्च अप्रैल में लगभग ऐसी स्थिति गेहूं के साथ भी बनी थी। सरकार गेहूं खरीदना चाहती थी, बोनस दे रही थी, और किसान गेहूं बेचने को तैयार नहीं थे। तो किसानों ने गेहूं की परिस्थिति और बाजार में अनाज की कमी को भांप लिया, और उस भांपने का नतीजा ये हुआ कि सरकार के पास पर्याप्त खरीद नहीं आई। अब यहाँ से चुनौती और ज़्यादा गहरी हो रही है विपुल, क्योंकि अनाज भंडार पहले से ही कम है,
गेहूं का तो वितरण भी रोक दिया सरकार ने। सरकार के पास गेहूं पर्याप्त भंडार में उपलब्ध नहीं है। और अब जिस एक खरीफ की फसल से जहां से बड़ी मात्रा में सरकारी खरीद होती है बफर स्टॉक के लिए, वहां भी बोहनी खराब हो गई है। 9% के आसपास की गिरावट है और धीमे धीमे ये गिरावट बढ़ती जाएगी। मुश्किल होगा सरकार को अपना अनाज भंडार पर्याप्त रूप से भर पाना। इसके दो असर ध्यान रखने वाले हैं। पहला असर इसका ये कि एक तो बाजार में खाद्य उत्पादों की महंगाई और चावल की महंगाई सामने तौर पर दिखाई देती रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि कमी महसूस हो रही है। और दूसरी ये कि सरकार को अपना बफर स्टॉक, अगर उसे पर्याप्त अनाज नहीं मिलता है तो ये जो मुफ्त अनाज की स्कीम इसे कैसे चला कर रखा जाएगा, इसके लिए अनाज की काफ़ी ज़रूरत है। तो खाद्य अर्थव्यवस्था का पूरा संतुलन लड़खड़ाता हुआ सा दिख रहा है। लेकिन इस साल मानसून सीजन में बरसात के बिगड़े संतुलन का असर ट्रैक्टरों की बिक्री पर देखने को मिल रहा है। अक्टूबर के दौरान देश में ट्रैक्टर बिक्री 5% की गिरावट आई है। उसमें अक्टूबर में कुल 1.17 लाख ट्रैक्टरों की बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में ये आंकड़ा 1.23 लाख से ज़्यादा का था। मानसून के बाद अब पोस्ट मानसून सीजन में भी बरसात की कमी देखी जा रही है और स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आगे चलकर इसका असर भी ट्रैक्टर बिक्री पर पड़ सकता है। सर, ये जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कारों की बिक्री बढ़ रही है, ट्रैक्टर की बिक्री घट रही है, ये क्या दिखा क्या? ये बड़ा असमंजसपूर्ण और अंतर्विरोधी ट्रेंड है। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर से ये दिख रहा है कि गांव पिछले साल की तुलना में इस साल और ज़्यादा परेशान है, और जबकि शहरों की परिस्थिति थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है। और इसलिए अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें, ट्रैक्टर जिन्होंने कोविड के दौरान भी बहुत अच्छी सेल्स दिखाई थी, जब कारें नहीं बिक रही थी, उनकी बिक्री तेज़ी से घट रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से में बढ़ते हुए दबाव का ये संकेत है। जबकि अगर आप कारों के बाजार में महंगी कारें बिकें, छोटी कारें तो बिक नहीं, महंगी कारों की बिक्री देखें तो उन्होंने दिवाली से पहले बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। और इससे ये दिख रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मशीन का सबसे बड़ा पहिया है, ग्रामीण पहिया, वो फंसा हुआ है। उसमें ज़्यादा दबाव है, स्ट्रेस है, वहाँ पर वेतन का, महंगाई का और मांग की कमी है। जबकि एक छोटा सा शहरी हिस्सा है जो है वो सामने बढ़ता दिखाई दे रहा है। और यही वो टिपिकल के शेप वाली रिकवरी है जो हमें इस त्यौहार से पहले दिखाई दे रही है। राजनीति की रोशनी में अगर इसे देखा जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है इस समय, क्योंकि सरकारें चुनाव की तरफ जा रही हैं और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो सारे राज्य ग्रामीण बहुल राज्य हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन राज्यों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बेहद ख़राब है, कमज़ोर है। और अगर आप भीतर जाकर देखें तो चुनौतियां वहाँ ज़्यादा गहरी दिख रही और उसका असर शायद चुनावों पर पड़ेगा। तो मान के चलें कि गांव बिगाड़ेंगे चुनाव, जिसका जिक्र हमने आज उस ऑन द शो में भी किया था। गांव चुनाव बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि गांव से जो खबरें आई हैं, चाहे वो हम तो डिमांड साइड से अगर देखें, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा को देखें करीब से कि ट्रैक्टर की डिमांड को देख लें, कंजम्पशन सामानों की डिमांड को देख लें, हिंदुस्तान लीवर हमें बता रहा है, नेस्ले हमें बता रहा है, डाबर हमें बता रहा है, सारी FMCG कंपनियां बता रही हैं कि रूरल डिमांड में कहीं कोई सुधार नहीं दिख रहा। अब तो त्योहारी मौसम बिल्कुल करीब है, जो भी त्यौहार की खरीद होनी है वो शुरू हो चुकी है। तो रूरल डिस्ट्रेस भारत में तेज़ी से बढ़ा है और कोविड के बाद और ज़्यादा तेज़ी से गहराया है। और ये राजनीतिक रूप से खुलकर सामने कैसे आएगा, इसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या होगी, ये तो चुनाव के दौरान पता चलेगा। लेकिन अगर राजनीति और अर्थव्यवस्था के भारत में गहरे अंतर संबंधों को समझा जाए तो ग्रामीण मोर्चा राजनीतिक दलों के लिए, जहाँ जो भी सत्तारूढ़ दल है उनके लिए इन आंकड़ों की रोशनी में कुछ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनने वाला है, ऐसा दिख रहा है। और इसी तरह के कुछ एक और आंकड़े भी हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। अक्टूबर के दौरान मैन्युफैक्चरिंग PMI 8 महीने के निचले स्तर पर खिसक गया है। अक्टूबर के दौरान PMI 55.5 दर्ज किया गया, जो कि फरवरी के बाद सबसे निचला स्तर है। इस बीच GST कलेक्शन के आंकड़े देखें तो अक्टूबर के दौरान 1.72 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स की कलेक्शन हुई है, जो अब तक की दूसरी सबसे बड़ी मासिक कलेक्शन है। सर, GST लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, PMI इंडेक्स नीचे जा रहा है, एक और हम देख रहे हैं बहुत विरोधाभासी तस्वीर। अब ये भी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। अगर आप GST के आज अखबार में GST के आंकड़ों की सुर्खियां देखें तो आपको लगेगा कि अक्टूबर में तो भारतीय कंपनियों ने इतना ज़बरदस्त उत्पादन किया कि उनको लग रहा था कि त्योहारी मौसम में हर आदमी खरीदने निकल पड़ेगा। पर जब मैन्युफैक्चरिंग के डेटा आया हमारे पास, अभी कोर का भी डेटा आया और PMI इंडेक्स का डेटा आया, जो सबसे तेज हाई फ्रिक्वेंसी डेटा, वो बता रहा है कि कंपनियों ने प्रोडक्शन ही नहीं किया है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में उत्पादन उतना बढ़ा ही नहीं है जितने उत्पादन की ज़रूरत थी। अब GST कहाँ से आया? GST दो वजह से आया। एक तो GST में अपने इन्फ्लेशन का योगदान है, क्योंकि ज़्यादातर कीमतें, उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं तो एड वैलोरम ड्यूटीज़ हैं। और दूसरा, सरकार ने GST के ढांचे में तमाम बदलाव किए हैं,
सख्ती की है, विजिलेंस किया है और उसके कारण जीएसटी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। पर इंडस्ट्री साइड से डिमांड की रोशनी में जो पीएमआई का आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि बाजार में मांग नहीं है। इसे आप ट्रैक्टर की कहानी से भी जोड़ सकते हैं कि ट्रैक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक हिस्सा जीएसटी दे रहा है, दूसरे हिस्से में प्रोडक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। यही भारतीय अर्थव्यवस्था की इस साल की सबसे उलझी हुई तस्वीर है, जिसमें आप एक तरफ से देखकर अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का अंदाज नहीं लगा सकते। तो जीएसटी का आंकड़ा अच्छा है पर औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा खराब हो रहा है। चलिए, खबरें और भी हैं, लेकिन उनको जरा फटाफट जो है तेजी के साथ उन पर नजर डालते हैं झटपट पर। बैंकों के फंसे कर्ज की वसूली के लिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कानून यानी आईबीसी के तहत रिकवरी में सितंबर तिमाही के दौरान बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान रिकवरी बढ़कर 33% हो गई है, जो जून तिमाही के दौरान 30% से कम हुआ करती थी। इस बीच आईबीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने बैंकों की परेशानी बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आईबीसी के तहत होने वाली रिकवरी में आयकर विभाग की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से पाकिस्तान को मंजूर हुए राहत पैकेज की दूसरी किस्त के लिए पाकिस्तान और आईएमएफ अधिकारियों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। दूसरी किस्त में पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया जाएगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए कुल 3 अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी हुई है। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला की मार्केट वैल्यू में बीते 2 हफ्ते के दौरान करीब 17% की गिरावट आई है। गाड़ियों की मांग घटने की आशंका से कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली है और 18 अक्टूबर के बाद से मार्केट कैप 145 अरब डॉलर घट गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय कंपनियों ने श्रीलंका एयरलाइंस में हिस्सेदारी हासिल करने में रुचि दिखाई है। श्रीलंका सरकार की एयरलाइन में 99% से ज़्यादा हिस्सेदारी है और उसका लक्ष्य अगले जून तक इसकी बिक्री पूरी करना है। सितंबर के महीने में मीडिया में खबरें आई थीं कि टाटा सन्स, अदानी समूह और एमिरेट्स श्रीलंका एयरलाइंस में संभावित दावेदार हैं। श्रीलंका एयरलाइंस के पास 23 एयरबस विमान हैं और ये 39 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ान भरता है। इसके अलावा भारत के 9 शहरों के लिए 77 साप्ताहिक उड़ानें भी संचालित करता है। देश की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील को सितंबर तिमाही के दौरान बड़ा घाटा हुआ है। बुधवार को कंपनी की तरफ से जारी किए गए नतीजों के मुताबिक सितंबर तिमाही में कंपनी को 6511 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में कंपनी को 1297 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इस साल सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी की आय में भी गिरावट देखने को मिली है। सर, ये कुछ खबरें थी जो कि हमने फटाफट बताई, कोई टिप्पणी? सबसे महत्वपूर्ण खबर इसमें झटपट खबरों में आईबीसी की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और उसके बाद आईबीसी में जाने वाली कंपनियां और बैंकर्स और खासतौर से जो वसूली करने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी चुनौती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि टैक्स अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट एजेंसीज को भी सिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा, यानी इन्हें उसी दर्जे में रखा जाएगा जिस दर्जे में बैंक रखे जाते हैं। और अब एक खतरा ये है कि आईबीसी में जो भी केसेस जा रहे हैं और आईबीसी में जिनकी सुनवाई करके रिजोल्यूशन हो रहा है, वहां जो भी वसूली से थोड़ी बहुत राशि मिलेगी उसका अधिकांश हिस्सा तो सरकारी एजेंसियां और टैक्स पेयर ही ले जाएंगे, तो बैंकर्स को उसमें कुछ भी मिलने की संभावना नहीं। आपको याद होगा, हम लगातार बताते रहे कि भारत में आईबीसी प्रक्रिया में बैंकों को 90%, 80%, 95% तक हेयरकट लेना पड़ रहा है। डर यह है कि अब सरकारी एजेंसियां और टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटीज़ भी उस वसूली में जो भी बची खुची वसूली मिलती है उसमें से हिस्सा निकाल लेंगे, तो बैंकर्स के पास कुछ नहीं बचेगा। जी, अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम हमारे जो प्रश्न थे उसके उत्तर दिए और तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारा जो खास कार्यक्रम शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है, हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में, अब जो है वो इंस्टाग्राम पर लाइव हो रहा है। तो अगर आप मनी 9 के बाकी प्लेटफॉर्म पर हैं और इंस्टाग्राम पर नहीं हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और हर रोज़ दोपहर 1 बजे वहाँ जुड़िए, अपनी टिप्पणियाँ दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, अपने सवाल पूछिए। हर रोज़ दोपहर 1 बजे आप इंस्टाग्राम के जरिए भी हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल मनी सेंट्रल में इतना ही। आप मनी 9 के साथ हर प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।